नॉर्मेलिटी, जैसे मोलैरिटी होती है वैसे ही एक टर्म होती है नॉर्मेलिटी, और एक टर्म आएगी फॉर्मेलिटी। ये दो एक्स्ट्रा टर्म होती है जो कंपटीशन में आती है। नॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है? देखिए मोलैरिटी का जो फॉर्मूला था आपका, मोलैरिटी का फॉर्मूला ऐसे था, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ध्यान दीजिए, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो यहां मोलैरिटी था। अब जो चेंज आपको नोट करना है वो ये है, ये मोलर मास को हटाकर इसकी जगह क्या लिखेंगे? EB। बस माइनर सा चेंज है, डेफिनेशन स्कूल में आएगी नहीं, तो ग्राम मोल की जगह ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा। ग्राम तुल्यांक बोलते हैं हिंदी में, और इसको EB को बोलते हैं इक्विवेलेंट मास, या इसको हिंदी में क्या कहेंगे अपन? तुल्यांकी भार। तो देखिए अब हमें बस एक फर्क समझना है कि अगर हमें नॉर्मेलिटी निकालनी है तो हमें मॉलिक्यूलर मास की जगह पर क्या लिखना है? इक्विवेलेंट मास लिखना है। और इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? वेयर जहां इक्विवेलेंट मास क्या होगा, जो भी आपका मॉलिक्यूलर मास था उसको किससे? n फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा। n क्या है? ये होता है बेटा वैलेंसी फैक्टर। मैं अभी निकालना बताता हूं। अब हमारा एक ही फोकस है, हम मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे अगर हमें अणुभार से हमें तुल्यांकी भार निकालना आ जाए, इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना आ जाए। और इक्विवेलेंट मास होता है मॉलिक्यूलर मास को किससे डिवाइड करना? n से डिवाइड करना। तो अब हमारा सारा फोकस किस पे आ गया है? n। ये एक n निकालना सीखना है बेटा। ये n बहुत तरीके से निकाला जाता है। देखिए अब फर्स्ट n क्या होगा? n होगा बेटा बेसिसिटी। किसके लिए होगा ये? एसिड के लिए। कोई एसिड है उसके लिए निकालना है, हिंदी में इसे बोलेंगे क्षारकता। क्या होती है बेसिसिटी? उसका मीनिंग हमें आना चाहिए कि हाउ कैन बी आइडेंटिफाई बेसिसिटी। बेसिसिटी पता कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखिए बेटा, बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस। एसिड कौन होता है बेटा? एसिड वो होता है जिसकी H+ डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। तो जिसकी H+ डोनेट करने की टेंडेंसी होगी, तो जितने H+ रिप्लेस करेगा वो उसकी क्या होगी? बेसिसिटी होगी। समझ गए? जैसे अभी नहीं समझे कोई बात नहीं, एग्जांपल ले लीजिए। हमने लिया सबसे पहले HCl, फिर आया अपने पास क्या? H2SO4, उसके बाद आता है HNO3, H3PO4, एसिटिक एसिड भी हमारा एसिड ही था, ये लिया। इन सब के लिए अगर आपको n फैक्टर पता लग जाए कि कितने H रिप्लेसेबल है तो हमारा काम हो जाएगा। तो HCl में कितने H हैं? एक रिप्लेसेबल है। H2SO4 कितने रिप्लेस करता है? 2। HNO3 1। H3PO4 कितने रिप्लेस करता है? 3। एसिटिक एसिड कितने करेगा? नहीं, 4 नहीं करेगा। ये कितना करेगा बेटा? 1। कैसे? आपको इनका डिसोसिएशन समझना पड़ेगा। ये एसिटिक एसिड है, कैसे डिसोसिएट होता है? मेरे ख्याल सब बच्चे जानते हैं। इसमें कौन सा आयन होता है? ये एसिटेट आयन होता है, एक H रिप्लेस होता है, तो इसको बोलते हैं कौन सा आयन? एसिटेट आयन। ये एसिटिक एसिड से बनने वाला हो गया एसिटेट आयन। तो ये एक H रिप्लेसेबल है, ये तो इसके कंबाइंड फॉर्म में आता है इसमें। तो रिप्लेसेबल H, जितने H रिलीज हो सकते हैं उनका नंबर। जैसे आप देखो H2SO4, ये कैसे रिलीज करता है? 2H+, और कौन सा आयन है इसमें? SO4 आयन है, जिसके ऊपर कितना चार्ज होता है? 2-। तो SO4 पे 2- है, H के ऊपर क्या है? प्लस है। इस तरह से अपन इसमें काम करेंगे। H3PO4 है, 3 H रिप्लेस करेगा। तो ये तो एकदम नॉर्मल आंसर हो गए। ये कौन सा एसिड था? आप नाम लिख दें इसका, एसिटिक एसिड। ऐसे एक एग्जांपल और लेंगे, राइट डाउन, साथ साथ लिखते रहें। ये क्या चीज है बेटा? कौन सा एसिड है? ये याद करना भाई, फॉर्मूला नया आया है आपके लिए, 11th में नया होता है ये। COOH, इसे बोलेंगे बेटा ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, कौन सा एसिड है?
कितने H रिप्लेस करेगा ये? 2। तो इसलिए मैं आपको अब एक नया हिंट बताता हूं। इन एसिड को जिनमें ये होता है ना COOH, इनको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। तो COOH जितने होंगे ना, देखिए यहां देखिए, एक COH है तो एक H रिप्लेसेबल है। यहाँ 2 COH आपस में जुड़े हुए हैं तो ये दोनों, ये वाला H और ये वाला H दोनों ही क्या है? रिप्लेसेबल है। देखिए कैसे होगा, ये COOH कैसे रिप्लेस करता है? एक एक H हटेंगे दोनों जगह से, दोनों जगह क्या आ जाएगा? माइनस और 2H प्लस। तो इसकी वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 2। ये इतनी बातें अपने को नोटिस करनी होती है। तो ये तो देखिए नॉर्मल वर्ड है। अब यहां पर 3 एक्सेप्शन होते हैं केमिस्ट्री में, अपवाद होते हैं। हर जगह पर क्या होता है? एक्सेप्शन होंगे। उनको आपको नोटिस करना बहुत जरूरी होगा। कैसे बेटा? अभी देखिए इनके बाद मैं आपको वो लिखता हूं जो H3PO2 और H3BO3, ये तीनों एग्जाम्पल पे स्टार लगा दीजिए बेटा, स्पेशल एग्जाम्पल है। 11th में हम अभी तो सिर्फ याद कर सकते हो आप कि इनके वैलेंसी फैक्टर जो होते हैं वो कितने होते हैं? 2, 1, 1। थोड़ा आगे के चैप्टर्स आएंगे या अगली क्लास आएगी 12th में, P ब्लॉक में इनके स्ट्रक्चर आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो इनके स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, और इनके स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा कि कितने H रिप्लेसेबल हैं, कितने H रिप्लेसेबल नहीं है। मैं एक का आइडिया दे रहा हूं आपको सिर्फ, H3PO3, इसका स्ट्रक्चर बेटा कुछ ऐसा बनेगा। ये P, ये इस तरह से बॉन्ड बना रहा होगा, H3PO4 होता तो यहां OH आता, तब तो ठीक था। लेकिन इसमें 2 OH और एक H डायरेक्ट P से अटैच है, तो इसमें से रिप्लेसेबल H सिर्फ 2 यही है। कौन कौन से? एक ये वाला और एक ये वाला। ये क्यों रिप्लेसेबल नहीं है? बिकॉज देखिए फास्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ऑलमोस्ट सेम होती है, 2.1। तो जब एक दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम होगी, विद्युत ऋणता जिसे बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर, टेंडेंसी। तो यहां तो ये H कौन से पे अटैच था? O पे। O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत फर्क होता है। O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है, इसलिए इजीली OH H प्लस के इलेक्ट्रॉन, H के इलेक्ट्रॉन लेके उसको H प्लस की फॉर्म में रिलीज कर देता है। जबकि इस केस में इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये H जो है ये क्या है? नॉट रिप्लेसेबल। बात समझ में आ गई? तो एक H रिप्लेसेबल नहीं है, इसलिए इसका N फैक्टर कितना है? 2। इसी तरह इसका स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें एक OH होगा, 2 H होंगे, इसलिए 2 रिप्लेसेबल नहीं होंगे, एक रिप्लेसेबल होगा तो N फैक्टर के। तो अभी तो याद कर लीजिए इनके N फैक्टर कितने होते हैं? ये होते हैं। तो अब कोई आपसे क्वेश्चन पूछे इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, ये क्वेश्चन आया बेटा, हमें तुल्यांकी भार निकालना है किसका? H2SO4 का। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? ऊपर तो आएगा Mb, नीचे क्या आएगा? N। अब आप खुद बताएं, आप N तो कितना आएगा? 2। H2SO4 में 2 H हैं जो रिप्लेसेबल है। पूरे का मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो ये बेटा कितना आएगा? 98। कैसे निकला 98? आपको क्लियरली आ ही जाएगा। H का 1 होता है, 1 × 2, सल्फर का 32 होता है, O का 16 होता है, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, टोटल मॉलिक्यूलर मास तो निकल जाएगा। और इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ गया? 49। तो अगर नॉर्मेलिटी पूछेगा तो H2SO4 अगर होगा तो यहाँ मॉलिक्यूलर मास की जगह पर हमें क्या लेना होगा? इक्विवेलेंट मास। यहाँ पर अपन 98 नहीं लेकर कितना ले लेंगे? 49 बस। तो ये इक्विवेलेंट मास अगर आपको आ जाएंगे तो सारे काम आसान हो जाएंगे हमारे लिए। तो ये तो एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देखिए बेटा, N फैक्टर क्या होता है? एसिडिटी होता है। ये किसके लिए? बेस के लिए। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? आपके बुक्स में लिखा मिलेगा क्या? अम्लता। बेस के लिए बात कर रहे हैं, क्षार के लिए बात कर रहे हैं, राइट? तो ये किसका नंबर होता है? आप खुद बताओ। जैसे H प्लस था वैसे ही क्या है? नंबर ऑफ OH माइनस आयन से। जैसे एक एग्जांपल लिया, क्या एग्जांपल ले सकते हैं इसमें? जैसे देखिए NaOH,
बेरियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा बात करें अपन किसकी, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एन फैक्टर बताइए, 1OH, 2OH, 3OH। क्लियर कट आपको दिखेंगे, जितने OH होंगे वो सब के सब क्या होंगे, रिप्लेसेबल होंगे। एक देखिए NH3 आता है तो इसमें क्या बताना पड़ेगा, 1। देखिए इसमें तो OH है ही नहीं, लेकिन वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वाटर में डिसॉल्व करते ही ये क्या बन जाएगा, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये नाउ इट कैन रिलीज 1OH माइनस। तो अमोनिया आपको मिले तो इसको जरूरत नहीं है, तो अमोनिया का भी कितना लेना है आपको, वैलेंसी फैक्टर 1। नोट डाउन कर लो। तो ये एसिड के लिए तो वैसे हो गया, बेस के लिए इस तरह से हो गया।